नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। धातु कर्ण हमने स्टार्ट कर दिया था और आज इसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर में हमने थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन दी थी। पहले लेक्चर में कंसंट्रेशन या सांद्रण के बारे में और बाद में अपचयन, भर्जन, निस्तापन। अपचयन में ये बात चल रही थी कि यदि हम ऊष्मागतिकी आधार का इस्तेमाल करते हैं तो वहां क्या क्या देखने में आता है। तो बच्चों वहीं से थोड़ा सा जोड़ते हुए चीजों को मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं कि भैया अपचयन यानी कि रिडक्शन की बात हम कर रहे थे। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करना है और इस अपचयन के दो आधार बताए गए थे। पहला आधार था बेटा ऊष्मागतिकीय आधार, ऊष्मागतिकीय आधार था यानी कि प्रिंसिपल, सिद्धांत था। और दूसरा जो था बेटा वह क्या था, विद्युत रासायनिक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, विद्युत रासायनिक यू कैन से आधार था। पहले वाले का इस्तेमाल मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, लेड इनके लिए किया जाता है और दूसरे वाले का इस्तेमाल एल्यूमिनियम और एस ब्लॉक धातुओं के लिए हम इसका करते हैं यूज मेनली। ऊष्मागतिकी आधार में हीट का उपयोग करके और किसी रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करके यानी कि किसी न किसी अपचायक का उपयोग करके हम जो है वह रिडक्शन किया करते थे। लेकिन विद्युत रासायनिक वाले के अंदर जो है वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करके करते हैं, यानी अल्टीमेटली बाहर से हम किसी का उपयोग नहीं करते, बाहर से कोई अपचायक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात हमने कल की थी ऊष्मागतिकीय वाली। उस ऊष्मागतिकीय आधार में आपके सामने हमने ये बात रखी थी कि भैया इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं। ऊष्मागतिकीय रूप से यदि हम किसी का अपचयन कराना चाहते हैं तो हमको क्या देखना पड़ेगा, तो उसमें हम या तो अपचायक का उपयोग करेंगे, वी विल यूज रिड्यूसिंग एजेंट, हम अपचायक का प्रयोग करेंगे। अपचायक कौन सा हो सकता है, अपचायक कौन हो सकता है, अपचायक हो सकता है कार्बन, अपचायक हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड और अपचायक हो सकता है कोई ना कोई धातु। कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है और कोई ना कोई मेटल यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर सकते हैं। और एलिंगम डायग्राम से हमने कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला केस तो देख लिया था। हम चर्चा कर रहे थे इसके आगे एलिंगम डायग्राम की, याद कीजिएगा हमने यहां पर स्टार्ट कर दिया था एलिंगम आरेख और क्या पढ़ाया था कि भैया तीन केस हमने बताए थे कि यहां पर अपचायक कौन कौन हो सकते हैं। कार्बन यदि अपचायक हो, कार्बन यदि अपचायक हो तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी थी, या तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ये चर्चा कर ली थी हमने, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि अपचायक हो, यह भी निश्चित ही तौर पर संभव है। ऐसी परिस्थिति के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और एक परिस्थिति हो सकती है कि बच्चों यदि धातु आपका क्या हो, अपचायक हो, यदि धातु जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट हो, यदि आपका धातु अपचायक हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर धातु जो है वह मेटल ऑक्साइड में बदलेगा, यानी धातु से धातु ऑक्साइड बनेगा। ये वाला केस अभी हमको स्टडी करना बाकी है। बाकी शुरुआत के यह दोनों केस हम डिस्कस कर चुके थे कि किस प्रकार से डेल्टा G0 व T के मध्य में जो है वो परिवर्तन आता है। एलिंगम आरेख होता क्या है, तो डेल्टा G0 व T के मध्य का प्लॉट किसके लिए था, किसका डेल्टा G0 लेना था अपन को, यह लेना था बेटा ऑक्साइड निर्माण हेतु। यह हमको ऑक्साइड निर्माण के लिए लेना है। डेल्टा G0 व T के मध्य का जो प्लॉट हमको लेना है, डेल्टा G0 व T के मध्य का जो प्लॉट हमको लेना है वह ऑक्साइड निर्माण के लिए लेना था। इसको हमें ऑक्साइड निर्माण के लिए इस्तेमाल में लेना है। किसके बीच का प्लॉट है भाई, डेल्टा G0 व T के मध्य का प्लॉट है। और इसको यूज किसके लिए करना है, तो ऑक्साइड निर्माण के लिए। इतनी जानकारी हम दे चुके थे। अब हमको जो बात करना है वह है धातु अपचायक के रूप में हो तो क्या होता है। ठीक है, कि धातु को यदि मैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लूं तो क्या होता है, क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। धातु यदि अपचायक के रूप में हो, इफ मेटल इज द रिड्यूसिंग एजेंट, यदि
मेटल जो है वह अपचायक के रूप में हो तो क्या परिवर्तन होता है? निश्चित तौर पर यदि धातु अपचायक का कार्य करेगा तो वह धातु ऑक्साइड में बदलेगा। ठीक है ना? धातु यदि अपचायक हो तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको देखना यह है कि डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी नॉट पर क्या असर पड़ता है टी के साथ, क्योंकि हम कल से यही बात कर रहे हैं कि भाई कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो तो क्या असर पड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि रिड्यूसिंग एजेंट हो तो क्या असर पड़ता है। तो वैसे ही यदि धातु जो है वह आपका अपचायक हो तो फिर क्या असर पड़ता है डेल्टा जी नॉट पर टी का, यह समझने की कोशिश करेंगे। तो माना MO प्राप्त हो, भाई ये कुछ भी हो सकता है, ये MO भी हो सकता है, M2O भी हो सकता है, MO2 भी हो सकता है, M2O3 भी हो सकता है। अरे भैया वो तो मेटल पे डिपेंड करता है ना। यदि सोडियम मेटल है तो Na2O होगा, यदि मैग्नीशियम है तो MgO होगा, यदि एल्यूमिनियम है तो Al2O3 होगा। हमको क्या मालूम फिलहाल मेटल कौन सा है, तो मैंने MO ले लिया। अब इसमें परेशान नहीं होना कि सर MO क्यों, अरे भाई ऐसे ही मजे आ रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। हमने MO के रूप में समझाने के लिए तो कोई एक ही यूज करूंगा ना, तो मान लेते हैं कि हमने MO प्राप्त किया। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, M आपका सॉलिड होता है, कोई भी धातु गैस नहीं होता। ऑक्सीजन आपकी गैस होती है, और कोई भी धातु का ऑक्साइड गैस नहीं होता, सभी सॉलिड होता है। सो यानी कि मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। स्पष्ट है? अब इसका डेल्टा H नोट क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चों इसका डेल्टा H नोट जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऑक्सीजन से क्रिया, जैसा मैंने पहले ही कहा था, कुछ बहुत विशेष केस को हटा दीजिए तो ऊष्माक्षेपी ही होता है। एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H नोट का साइन नेगेटिव, कोई डाउट नहीं। ठीक, डेल्टा एस नोट क्या होगा इसका मुझे बताओ। यहां गैस के मोल घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? ये तो सॉलिड है, गैस के मोल सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो गैस के मोल घट रहे हैं, तो डेल्टा एस नॉट नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा Ng क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा Ng क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा Ng का मान क्या है, ऋणात्मक है। डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वह नेगेटिव है, डेल्टा Ng का मान नेगेटिव है, डेल्टा Ng का मान ऋणात्मक है, अतः डेल्टा S नॉट का मान भी नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से ताप का क्या असर पड़ता है, हाउ द टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट यूर डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट पर क्या असर डालती है, ताप का क्या असर पड़ता है। तो देखिएगा, सिंपल है, समझिएगा। ये रही हमारी इक्वेशन जिसका उपयोग हम कल से कर रहे हैं। अब बच्चों डेल्टा H नोट तो यहां घोषित हो गया कि नेगेटिव है, और यह भी घोषित हो गया कि नेगेटिव है, तो यह हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ताप में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा प्रभु, क्या निष्कर्ष आएगा कि ताप में वृद्धि से डेल्टा जी नॉट का मान नेगेटिव तो रहेगा लेकिन कम नेगेटिव होता जाएगा। हमको यह निष्कर्ष यहां से मिलता है कि डेल्टा जी नॉट का मान कम ऋणात्मक होता जाएगा, कम नेगेटिव की ओर ये भाई साहब बढ़ेंगे। कौन भाई साहब बढ़ेंगे, डेल्टा जी नॉट कम नेगेटिव की ओर मूव करेंगे। तो यह वही निष्कर्ष आ गया जैसा पहले भी एक केस में आ चुका है। मैं यहां इस प्लॉट को यहां आपके सामने दर्शा रहा हूं। यही आपका ओरिजिनल एलिंगम आरेख है, यही आपका ओरिजिनल एलिंगम आरेख है, जो कि आपको याद बिल्कुल नहीं करना, बस उसके निष्कर्ष को समझिएगा। कल बेटा हमने निष्कर्ष बताए थे, उन्हीं को मैं यहां हाईलाइट करवा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कल जो मैंने निष्कर्ष बताए थे वो देखें। एक तो ये रिएक्शन देखिए आप,
सी से सीओ, सी से सीओ, सी से सीओ, देख रहे हैं इसका प्लॉट क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है मेरे भाई। सी से सीओ बनने पर डेल्टा जी नॉट ताप के साथ अधिक ऋणात्मक होता जाता है। मैंने कल ही यह निष्कर्ष बताया था और यह ओरिजिनल प्लॉट आपको यही बात फिर से कह रहा है कि देखिए यह अधिक ऋणात्मक हो रहा है। सी से सीओ वाला प्लॉट पे ध्यान दें, यह अधिक ऋणात्मक हो रहा है, दिख रहा है। फिर बात आती है सी से CO2 की, तो वो ये रहा, आप देख रहे हैं कि ये लगभग कांस्टेंट ही है। ये बात भी हमने कल चर्चा की थी। यहां पर डेल्टा जी नॉट का मान स्थिर रहता है, ताप के साथ बदलता नहीं है, ताप के साथ बदलता नहीं है। आप देख रहे होंगे ये मान नहीं बदल रहा है। तीसरा हमने बताया था CO से CO2, वो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली जो इसके ऊपर है वो लाइन देखें आप, ये क्या हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है ताप के साथ। CO से CO2 के लिए क्या हो रहा है बच्चों कुछ, तो डेल्टा जी नॉट का मान कम ऋणात्मक हो रहा है, कम नेगेटिव हो रहा है। कम नेगेटिव की तरफ यह प्लॉट जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और किसी भी धातु के लिए देख लीजिए, किसी भी धातु के लिए देख लीजिए, ये किसी भी धातु के लिए हमने देखा, किसी भी धातु के लिए, सभी धातुओं के लिए आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है। M से किसी भी धातु को आप देख लो, मेटल ऑक्साइड जब बन रहा है तो डेल्टा जी नॉट कम नेगेटिव हो रहा है। आप देखो ये कॉपर के लिए भी कम नेगेटिव, ये आयरन के लिए कम नेगेटिव, ये एल्यूमिनियम के लिए कम नेगेटिव, ये जिंक के लिए कम नेगेटिव, ये मैग्नीशियम के लिए कम नेगेटिव, सभी के लिए ये कम नेगेटिव जा रहा है। बहुत ध्यान से देखें इस प्लॉट को, जो भी अब तक मैंने समझाया है वो सारी चीजें इस प्लॉट में आपको दिखाई दे जाएंगी। जो भी अभी तक हमने बताया वो सारी चीजें आपको इस प्लॉट में ऑब्जर्व हो रही होंगी। ये ओरिजिनल प्लॉट है, एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, वहां पर यही दे रखा है। देखिए उम्मीद है बात को आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझे? वही कि वही सारे प्लॉट दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो साइड में लिखी हैं वही हमने एक्सप्लेन की है। सी से CO वाला, सी से CO2 वाला, CO से CO2 वाला और M से कोई भी मेटल ऑक्साइड बनाओगे तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वही इस प्लॉट के अंदर जो हमने डब्बे में बंद किए उनसे आप दर्शा सकते हैं। कॉपर वाले को दिखाया है, कोई भी मेटल के लिए आप देखोगे ध्यान से तो किसी भी मेटल के लिए आपको यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा हमको। सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्वेबल हियर, वही समान ट्रेंड दिख रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया, वही ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई कि एलिंगम आरेख में अब तक जो हमने जाना, इसका उपयोग कैसे करते हैं वो भी हम समझाएंगे, इसका अनुप्रयोग कैसे करना है वो भी सारा डिटेल समझेंगे। लेकिन पहले ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कहां जा रहा है, लेस नेगेटिव की तरफ, मोर नेगेटिव की तरफ, कांस्टेंट, सारे ट्रेंड इस एलिंगम आरेख में दिखाई दे रहे हैं जो हमने डिस्कस किए थे। अब यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखो बच्चों, यूज करने के लिए एक ही महामंत्र है। जो भी इस आलेख में नीचे की ओर है, जिसका भी प्लॉट नीचे की ओर है, वह अपने से ऊपर के ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। दैट्स ऑल। ये अमर वाक्य है, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन पहले बात को समझो तो सही। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेटल नीचे है वह अपने से ऊपर के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। जो भी मेटल नीचे की ओर है वह अपने से ऊपर के ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। जो भी मेटल नीचे है वो अपने से ऊपर के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। फिलहाल मैं कह रहा हूं, मान लीजिए, बाद में प्रूव भी करेंगे। ठीक है ना? अब इस बात को यूज कैसे करना है देखो बच्चों, अब मुद्दे की बात पर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत पड़ने वाली। देखिए,
अमर वाक्य लिख रहा हूं। एलिंघम आरेख से यह ज्ञात होता है कि, कैसे ज्ञात होता है वो बताऊंगा, पहले जो ज्ञात होता है वो लिख रहा हूं, ठीक है ना। यह ज्ञात होता है कि जिस भी प्रजाति का प्लॉट यानी आरेख नीचे है, वह अपने से ऊपर के ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। यह है मूल मंत्र, यह है महत्वपूर्ण बात। मूल मंत्र है तो इसको बिल्कुल अलग से सम्मान दिया जाएगा। यही बेसिक चीज है, इसका उपयोग भी करेंगे और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। देखो बच्चों, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे केस 1, कुछ काल्पनिक केस लेते हैं फिर ओरिजिनल पे भी जाएंगे। ये रहा बेटा आपका डेल्टा जी नॉट और ये रहा आपका टेम्परेचर, ये 0 है, ठीक है। मान लेते हैं दो मेटल के लिए प्लॉट कुछ इस प्रकार से आ रहा हो, तो आप देख पा रहे हैं कि एक मेटल हमेशा ऊपर है, दूसरा मेटल उससे, दूसरे मेटल के ऑक्साइड के लिए वो नीचे ही नीचे मौजूद है। ये तो बन रहा है बेटा X से XO और यह बन रहा है Y से YO। तो स्पष्ट रूप से यहां क्या निष्कर्ष लिखा जा सकता है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। प्लॉट देकर वह आपसे कह सकता है कि निष्कर्ष लिखिए, तो आप क्या निष्कर्ष लिखोगे, इसके बारे में आप क्या निष्कर्ष लिखोगे कि यहां लिख सकता हूं Y सदैव, यानी इस ताप परास में तो कम से कम, ये इस टेम्परेचर रेंज में, तो जितना भी टेम्परेचर रेंज तुमको दे रखी है उस टेम्परेचर रेंज में XO का अपचयन कर सकता है। परंतु YO का अपचयन नहीं कर सकता। X जो है वह YO का अपचयन नहीं कर सकता, X जो है वह YO का अपचयन नहीं कर सकता, इस टेम्परेचर रेंज में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना समझना पड़ेगा। समझ रहे हो कि भैया Y जो है वो तो सक्षम है इसका अपचयन कर, इसका प्लॉट नीचे है ना इससे, क्योंकि Y का प्लॉट X से नीचे है तो Y हमेशा XO का अपचयन कर देगा, लेकिन XYO का अपचयन कभी भी नहीं कर पाएगा। इस टेम्परेचर रेंज में जो भी नीचे दी गई होगी उस टेम्परेचर रेंज में तो संभव नहीं है। एक तो ये केस हो गया। अच्छा, ऐसा भी एक केस मिल सकता है, देखो केस 2। मान लेते हैं ये एक दूसरे को कट कर रहे हों। इट इज द प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड द टेम्परेचर। मान लेते हैं ये 0 है बेटा, हो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये टेम्परेचर आपका T1 है, ठीक। यह जो धातु है जो ऊपर है वो मान लेते हैं कि M से MO के लिए है और ये जो है वो M डैश से M डैश O के लिए है। अब बेटा यहां दो केस बन जाएंगे, यहां इसमें दो केस बन जाएंगे। पहला केस, ताप यदि टेम्परेचर कम हो T1 से, यानी इससे पहले की स्थिति में M डैश का प्लॉट नीचे है तो M डैश MO का अपचयन करेगा। देख रहे हैं बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। M डैश
MO का अपचयन कर देगा। इस ताप, इस T1 ताप, ये जो T1 ताप है ना, ये जो T1 ताप, इससे नीचे के ताप पर आप देख पा रहे हो। लेकिन इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर क्या हो रहा है, M का प्लॉट नीचे चला गया। बेटा देखो, M का प्लॉट नीचे चला गया। मैं इसको अलग कलर से बता देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये ऐसे समझे कैसे, ये देखो। अब देखो इस ताप से कम ताप पर हमने देखा कि भैया मामला बदल गया है। यदि टेम्परेचर का मान ग्रेटर देन T1 हो तो अब क्या हो रहा है, M-O का क्या करेगा, अपचयन करेगा। उलट पुलट हो गया है प्रोग्राम, मुआमला चेंज हो गया है। देख रहे हैं, उल्टा हो गया है। तो ऐसा भी संभव है और ऐसा भी संभव है। देखो क्रॉस ना करे ये भी संभव है, क्रॉस करे ऐसा भी संभव है, कुछ मेटल में क्रॉस करे ऐसा भी संभव है। जैसे ये जो प्लॉट आया था ना प्रभु, देखो इसको, ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जिंक को कभी भी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्रॉस नहीं करेंगे। कॉपर कभी भी किसी को, देखो कॉपर ऑक्साइड का कोई भी अपचयन कर देगा, सब नीचे हैं इससे। क्या ये कार्बन इस मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का अपचयन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके कहीं वो इसके नीचे जा रहा है, इसका मतलब कार्बन का उपयोग नहीं कर सकते एल्यूमिनियम के लिए और मैग्नीशियम जैसे एस ब्लॉक वालों के लिए। आप देख रहे हो, अरे भैया कार्बन का कोई सा भी प्लॉट ले लो, ये कभी भी इसके नीचे नहीं आ रहा, भूल जाओ इसको। ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर भी CO वाला कभी भी CO कार्बन, दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट ऑल फॉर Al2O3 एंड MgO, इनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसके नीचे प्लॉट आ रहा है तो देखो 2000 केल्विन पर, 2000 केल्विन पर कहां आप जो है वो इतना हाई टेम्परेचर लगा के इंडस्ट्री में कोई काम क्यों करेंगे? मैंने कहा था पहले कि भाई इंडस्ट्री में आपको फायदे का सौदा देखना है। इसकी तो परिभाषा में ये था कि अपने को पैसा मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली बेनिफिट होना चाहिए। तो ये निष्कर्ष आपको पसंद आया? मैं क्या कह रहा हूं कि YXO का अपचयन कर देगा। इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, आपके दिमाग में खलबली मच रही होगी कि सर ऐसा क्यों है कि जो नीचे की ओर स्थित प्लॉट है वो अपने से ऊपर वालों का रिडक्शन क्यों कर पा रहा है। तो वो भी हम बता देंगे, घबराएं नहीं। लेकिन पहले इस निष्कर्ष को समझे, निष्कर्ष कैसे आया वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मान लो बता रहा हूं तो होगा ना ऐसा कि भाई Y जो है वो XO को रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल ऐसा हमें पता चल रहा है। और यहां देखो तो M' कैन रिड्यूस MO, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है मामला। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा कि जो नीचे की ओर प्लॉट है वो ऊपर वाले का रिडक्शन करेगा? तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल यूज कर रहे हो तो उसको कम से कम कहीं इस्तेमाल भी तो करेंगे। क्या कहता था थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल? वही कार्यक्रम होगा जिसका डेल्टा G0 नेगेटिव आता होगा। अभी बताता हूं, वही प्रोसेस होगा, चाहे वो अपचयन हो कोई भी हो, वही प्रोसेस होता है जिसका डेल्टा G0 का मान जो है वो ऋणात्मक हो। तो यही आधार बनने वाला है इसे समझने का। अभी हम समझाते हैं इस प्लॉट से, फिर से एक बार वही प्लॉट आपके सामने है, बात समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझना बेटा, ठीक है? देखो MG वाले केस की स्टडी करते हैं, MG MgO केस की स्टडी करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां मिल रहे हैं, यहां तो साम्य होता है, ठीक है ना? ये वो पॉइंट है जहां ये दोनों मिल रहे हैं। ये ताप 1350 डिग्री माना जाता है, ठीक है? एग्जैक्टली भले ही वहां नहीं लग रहा हो, लेकिन इसको 1350 ही है, ये वैल्यू 1350 डिग्री मानी जाती है। अब ताप 1350 से नीचे हो, 1350 से कम हो, तो देख रहे हो Mg इसका रिडक्शन करेगा Al2O3 का, और 1350 से ज्यादा हो तो Al जो है वो MgO को रिड्यूस करने लगता है, यानी Mg Al2O3 को रिड्यूस नहीं कर पाता। इसी बात को हम यहां सिद्ध करेंगे। तो देखो पहली स्थिति, ताप जो है वो कम हो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से। पढ़िएगा, समझिएगा, बात को जानिएगा कि मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं।
ताप का मान कम है 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से, कोई भी काल्पनिक ताप ले लो, कोई भी काल्पनिक ताप ले लो और उस पर मान ज्ञात करने की कोशिश करो। तो देखो बेटा, मान लेता हूं मैं ये 800 डिग्री मैंने ताप ले लिया, इस पर मैंने इन दोनों के संगत यहां पर मान भी निकाल लिए हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू अपन तो लेके चल लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो ये मान है। अब देखो आप कराना क्या चाह रहे हो, आप क्या कराना चाह रहे हैं यहां पर वो समझो। हम क्या कराना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस ताप से कम ताप पर Mg जो है Al2O3 को अपचयित करेगा। यही कहना चाह रहे हो कि नहीं? पहले इस ढंग से इस बात को समझो कि निष्कर्ष क्या है। क्या यही निष्कर्ष आप निकालना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वह आपके Al2O3 को अपचयित करेगा 1350 डिग्री से नीचे? क्या यह निष्कर्ष मैं लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह निष्कर्ष निकल रहा है? यस, हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम करेक्ट है ये बात कि इस तापमान से नीचे के ताप पर यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो Mg है, Mg जो है वह आपके किसको रिड्यूस कर देगा? Mg आपके किसको रिड्यूस कर देगा? लगभग, तो यहां मैंने 1350 डिग्री से कम ताप ले लिया, 800 ले लिया, 800 ले लो, 600 ले लो, 400 ले लो, उससे मतलब नहीं, 1350 से कम होना चाहिए, 1350 से कम होना चाहिए। जैसे कि यहां उदाहरण में कितना लिया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, मान लेते हैं 800 डिग्री लिया। अब यहां प्रोसेस क्या क्या करा रहे हो, आपको क्या क्या कराना है बेटा? Mg को तो मुझे बदलना है MgO में, बिल्कुल मैं यही कराना चाहता हूं, लेकिन Al2O3 को मुझे बदलना है Al में। और फाइनली जो प्रोसेस मैं कराना चाह रहा हूं वो कौन सी है? वो ये है, फाइनली मैं जो प्रोसेस कराना चाह रहा हूं वो ये है। अब देखो ध्यान से, 1350 डिग्री से नीचे कोई से भी एक ताप पर मुझे सिद्ध करना था, तो भैया मैंने वो कोई सा भी जो ताप लिया ना, 1350 से नीचे मैंने कोई सा भी जो टेम्परेचर मुझे लेना था, वो टेम्परेचर मैंने मान लेते हैं कौन सा ले लिया, 800 ले लिया। तो आप कोई और भी ले लो, मुझे उससे कोई आपत्ति कतई नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वो आपकी इच्छा है। उससे नीचे के किसी भी ताप पर ले लेते हैं। हमने फिलहाल 800 पर कुछ आंकड़े लिखे, ठीक। अब देखो, Mg से MgO, Mg से MgO, Mg से MgO मान लगभग, Mg से MgO मान लगभग माइनस का 950 किलो जूल है कि नहीं है? Mg से MgO, Mg से MgO, बहुत ध्यान से साथ में ही देखते और समझते जाना भाई। यह मान 950, यह मान 950 किलो जूल है कि नहीं माइनस का? बिल्कुल है। अच्छा, Al से Al2O3, Al से Al2O3 के लिए ये माइनस 900 है लगभग, मैं इसको माइनस 900 कर देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे विशेष, ये लगभग माइनस का 900 है, ये लगभग माइनस का 900 है, लेकिन अपन को Al से Al2O3 नहीं बनाना, Al2O3 से Al बनाना, तो ये प्लस का 900 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? 920 ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे ठीक है ना, इतना क्लोज इमोशनल नहीं होना है, मेन चीज समझने पर ध्यान देना है कि कहना क्या चाह रहा हूं। अरे मान तो ठीक है, ये लो अभी 900 ही कर देता हूं मैं इसको, मान की कोई टेंशन नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू लेकर अपन तो चल रहे हैं क्योंकि अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। तो ये हो गया बेटा, ये दोनों मान आपको कैसे लिए गए वो समझ में आ गई बात कि ये दोनों मान मैंने यहां कैसे लिए हैं, कैसे लिए हैं। देखिए, मैग्नीशियम से तो MgO बनाना है, तो मैग्नीशियम से तो MgO वाला ले लिया, लेकिन Al2O3 से Al बनाना है तो वह प्लस का 900 लेना पड़ेगा, माइनस का नहीं ले सकते मेरे भाई। तो इस प्रोसेस के लिए मुझे बताओ, डेल्टा G0 का मान इस पूरे प्रोसेस के लिए कितना आ गया? माइनस का 50 किलो जूल आ गया कि नहीं आ गया? दोनों को ऐड करूंगा ना मेरे भाई। सो ये प्रक्रम कैसा होगा? स्वतः होगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा, नहीं क्यों नहीं होगा भैया? 100% होगा। ये प्रोसेस अपने आप होगा, स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। इतना समझो, फिर आगे बात करेंगे।
इतना समझिए, फिर हम बात करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आप इतना समझ गए कि वह माइनस का 950 है? इस साइन को मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूं आपके सामने तो और चीज क्लियर हो जाएगी। ये माइनस का है बेटा, ये आपके प्लस का है, और ये फाइनल जो आ रहा है वो भी किसका है? माइनस का है। माइनस का आएगा तभी तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः होगा, नहीं तो होगा भी नहीं स्वतः। तो यह निष्कर्ष निकला नहीं कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह प्रक्रम स्वतः है, यानी कि आप अपचयन कर सकते हो मैग्नीशियम की सहायता से Al2O3 का। यहां पर इस निष्कर्ष तक हम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अरे हम तो पहुंच गए थे, आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या यह निष्कर्ष यहां तक आपको क्लियर है? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मैं क्या समझना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं? व्हाट इज ऑल वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। क्या हम समझाना चाहते हैं? आप बात समझे? क्या आप इस बात को समझे हैं कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं? देख लीजिए तसल्ली के साथ, तसल्ली से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखें तसल्ली से। उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई होगी कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। आगे और अभी हम हायर टेम्परेचर वाला केस भी लेंगे, हायर वाला भी लेंगे। थोड़ा सा ये उड़ता हुआ आ रहा है तो मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करता हूं। ये 1350 डिग्री सेंटीग्रेड वह ताप जिस पर तो ये सामने पर होगा स्थिति। इससे नीचे जो है वह एक क्या करेगा? इससे नीचे जो है वह एक जो है वो अपचयित कर देगा। उससे ऊपर के ताप पर दूसरा जो है वो अपचयित कर पाएगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। MgAl2O3 को अपचयित करेगा। 800 डिग्री क्यों लिया? ऐसा इमोशनल नहीं होना है। मैंने ऊपर ही लिख दिया मेरे भाई कि 1350 से कम चाहिए हमको, 800 नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग फॉर 800। अरे वो 700 पे लो, 400 लो, 600 लो, यही निष्कर्ष आने वाला है प्रभु। अब फटाफट से दूसरे केस की बात की जावे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड केस। एंड व्हाट इज आवर सेकंड केस? इज दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे भाई कि तापमान का मान 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। इसका मतलब अब यहां पर कोई सा भी एक ताप ले लीजिए, यहां पर अपचयित नहीं कर पाएगा कौन? यहां पर अपचयित कौन नहीं कर पाएगा? यहां पर अपचयित मैग्नीशियम नहीं कर पाएगा, उल्टा एल्यूमिनियम करने लगेगा। मान लेते हैं हमने इस बार कितना लिया? 1800 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। ठीक है, 1350 से ऊपर है ना। यहां पर क्या कहेंगे? निष्कर्ष क्या आता है कि MgAl2O3 को अपचयित नहीं कर सकता। यह मैं अभी सिद्ध करता हूं। यहां पर वह इसको अपचयित नहीं कर पाएगा, उल्टा जरूर होने लगेगा। उल्टे की भी बात करेंगे। पहले ये मान मैं इधर लिख देता हूं ताकि उतना दूर हमको जाना ना पड़े। वहां कहां जाओगे भाई, बहुत दूर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल उत्तर दक्षिण हो रखे हैं, पूर्व पश्चिम हो गया। सॉरी, उत्तर दक्षिण नहीं हो रहे। देखिए ये आपका मान लगभग, ये मान आपका लगभग माइनस का 600 है, और यह मान जो नीचे वाली बाउंड्री आई है वो लगभग माइनस का 700 है। तो मान लेते हैं हमने 1800 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। ठीक, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है? फिर से वही वैल्यूज के लिए मुझे बताइए। आपको Mg से MgO बनाना है तो उसका डेल्टा G0 कितना है? आपको Al2O3 से Al बनाना है, उसका डेल्टा G0 कितना है?
और आपको जो फाइनल इक्वेशन कराने की इच्छा है वो ये वाली है। इसके लिए डेल्टा जी नॉट कितना है, क्योंकि फाइनली वही डिसाइड करेगा कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो देखो बच्चों, ये जो लाइन है वो mg से mgo वाली है, ये है माइनस का 600, और ये वाली जो लाइन है वो Al2O3 वाली है, ये है प्लस का 700। तो बेटा इसके लिए जो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा वह आ जाएगा प्लस का 100 किलो जूल, यानी कि प्रक्रम कैसा हो जाएगा, अस्वतः हो जाएगा। और कॉमन सेंस इससे उल्टी प्रोसेस में कर दूं, यदि मैं इसको MgO प्लस Al करके कर दूं, Al2O3 प्लस Mg कर दूं, तो यहां पर स्पष्ट रूप से डेल्टा जी नॉट इसका नेगेटिव का 100 किलो जूल आ जाएगा और प्रक्रम ये कैसा होगा, स्वतः हो जाएगा। देखिए मानों को सब आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत तसल्ली से देखें, चित्र आपके सामने है, समझें इस बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। Try to understand that what is all we are trying to explain. हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको आप समझें, इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करें, जो भी चीज हमने यहां कहने की कोशिश की है उस पर गौर करें और बताइए कि बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। समझिए इस चीज को कि हम यहां क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही को जानना और समझना होगा। सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं, सभी मान आपके सामने हैं, इन्हें देखें और बताएं कि यहां जो निष्कर्ष निकाला गया है वो आपके पल्ले पड़ा कि नहीं। निष्कर्ष क्या था, जो नीचे की ओर उपस्थित है वो अपने से ऊपर वाले को क्या करता है, वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। यह अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस करता है। Mg से MgO के लिए ये रहा Mg से MgO का प्लॉट, ये आपका माइनस का 600 आएगा, जैसा कि आप मान भी देख पा रहे हो यहां पर, इट इज माइनस का 600, ये माइनस का 600। मैं इसको साइन थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूं तो आपकी हेल्प हो जाएगी। दिस इज माइनस का 600, दिस इज प्लस का 700। फाइनल आंसर किसका आया, प्लस का ही आया है। सो प्लस का आएगा यदि फाइनल आंसर, तो प्रक्रम स्वतः नहीं हो पाएगा। अरे ये तो हम भरपूर जानते हैं, धुआंधार जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। समझे? देख लिए तसल्ली से, देखिए इसे तसल्ली से। कोई समस्या यदि लगती है तो बताइए, उम्मीद है कोई दिक्कत इसमें महसूस होगी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जो अभी हमने स्पष्ट करने की कोशिश की, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उम्मीद है सारा प्रोग्राम आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या था वो मैंने बता दिया। जो नीचे की ओर स्थित है वो अपने से ऊपर वाले का, जो नीचे की ओर स्थित है वह अपने से ऊपर वाले का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा। यह जानकारी हमने इस पूरे एलिंगम डायग्राम में देने की कोशिश की, सारे फैक्ट के साथ समझाते हुए। अक्सर बच्चे थोड़ा सा इसमें परेशान महसूस होते हैं। अक्सर हमने जो देखा है वो यही देखा है कि बच्चे इसके अंदर थोड़ा कभी कभी परेशान रहते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। आपको यह बात समझ में आई होगी कि जो भी मैंने कहना यहां पर चाहा है।
आगे बढ़ते हैं और अब इसका यूज करेंगे हम विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण में, इसका यूज करेंगे मेरे भाई। तो इसमें पहला यूज हम करने जा रहे हैं आयरन के लिए, लेकिन उसके पहले मैं कुछ पद और समझाना चाहूंगा। यहां थर्मोडायनेमिकल रिडक्शन में ही कुछ पद आते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए ये बात मैं जो लिख रहा हूं उसको समझो कि ऊष्मागतिकीय अपचयन में प्रयुक्त पद, कुछ पदों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी समझ लीजिए। एप्लीकेशन में जाने से पहले, एलिंगम डायग्राम के एप्लीकेशन में जाने से पहले कुछ पदों का यूज हम यहां करना आपको सिखा रहे हैं। कुछ टर्म्स हैं वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पहला इसमें आता है बेटा प्रगलन। प्रगलन क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, प्रगलन, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं अपन? ऊष्मा व अपचायक की सहायता से, जो अपचायक अक्सर कौन होगा? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर अपचायक के रूप में कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, की सहायता से धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड का अपचयन, इसको हम प्रगलन कहते हैं। इसी को हम प्रगलन कहते हैं, स्मेल्टिंग। ठीक है ना? अल्टीमेटली वही थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल यूज हो रहा है, बस इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि भैया कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट करना चाहेंगे। इतना सा मैंने केवल, इतनी सी बात जो है वह हमने थोड़ी सी बदली है। केवल इतनी सी चीज को हम थोड़ा सा बदलना चाहेंगे। यहां पर जो हमने बदलाव किया है वो केवल इतना सा है, बाकी तो वही चीजें हैं, वही चीजें हैं जो आपने डिस्कस की हैं, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। इसमें नया कुछ भी नहीं है, सारी चीजें वही हैं। तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां प्रगलन का मतलब होता है गलाते हुए धातु को प्राप्त करना। धातु ऑक्साइड इसमें अपचायक के रूप में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यहीं पर इसके लिए कौन सी भट्टी इस्तेमाल होती है ये भी जान लीजिए, वात्या। कल हमने एक भट्टी का नाम सुना था, वह थी परावर्तनी। यह है वात्या। वात मीन्स क्या होता है? एयर, है ना? तो इसके अंदर एयर का ब्लास्ट किया जाता होगा, इसीलिए इसको अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं। इसकी शक्ल आज आपको दिखाई जाएगी, निश्चित तौर पर घबराए नहीं। हम आज इसको बताएंगे कि ये कैसी होती है, इसका चित्र है हमारे पास। सो इसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। वात्या भट्टी इसके लिए प्रयोग की जाती है। एक और शब्द इसमें काम में आता है, गालक। क्या समझे बालक? गालक, इसको बोलते हैं फ्लक्स। गालक नाम, बिल्कुल नाम से पता चलता है गलाने वाला। गालक बोले तो जो गलाए, गलाने वाला, गलाने के लिए इस्तेमाल करे, उसको हम बोलते हैं गालक। गालक मींस जो गलाए। कैसे गलाए? देखिए बताता हूं। बहुत सारी अशुद्धि ऐसी होती है जिनको गलाना बहुत मुश्किल है, जैसे मिट्टी। अरे मिट्टी को कभी गलते देखा है जिंदगी में? मिट्टी को कभी गलाने की कोशिश की है क्या? नहीं होता। सो गालक का काम क्या है? गालक का काम है गलाना। किसको? ऐसी अशुद्धियों को, ऐसी अशुद्धियों को जो आसानी से न गले। बताता हूं। अशुद्धियों को उनके गलनीय रूप, यानी फ्यूजिबल फॉर्म, है ना? गलनीय का मतलब जो मेल्ट हो सके आसानी से मेरे भाई, फ्यूजिबल फॉर्म कहते हैं उसको। रूप में परिवर्तित, गलनीय रूप में यानी फ्यूजिबल फॉर्म में परिवर्तित करने हेतु मिलाया गया पदार्थ या प्रयुक्त पदार्थ को हम गालक कहते हैं। गालक मतलब गलाने वाला। इसका उपयोग भी इसी स्मेल्टिंग के दौरान किया जाता है, यानी इसी थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल के दौरान किया जाता है अपचयन के। ठीक है, उदाहरण भी इसके बता रहा हूं।
आगे और डिटेल में उदाहरण देख लेंगे वैसे, लेकिन यहां पर भी देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल 1। अच्छा, उससे पहले एक बात और, ये जो गालक है वह अधात्री से कंबाइंड होकर धातुमल का निर्माण करता है जिसको स्लैग कहते हैं। गालक फ्लक्स, इंग्लिश में भी इनको मालूम होना चाहिए अपन को। अधात्री गैंग बता चुका हूं, और धातुमल मीन्स स्लैग। यही फ्यूजिबल फॉर्म है, जो स्लैग बन रहा है वही क्या है, गलनीय रूप है। स्लैग ही गलनीय रूप है अशुद्धि का। तो इसका भी उपयोग करते हैं हम किसके दौरान, स्मेल्टिंग। इसके एग्जाम्पल कौन से, कहां कहां कौन कौन सा गालक यूज होता है? तो पहला आयरन के निष्कर्षण में। आयरन के निष्कर्षण में देखिएगा कौन गालक है कौन अधात्री समझना। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग गालक के रूप में करते हैं, और मिट्टी यानी SiO2 अशुद्धि के रूप में होती है। यह आपका फ्लक्स है, फ्लक्स बोले तो गालक है, गालक लिख देता हूं। ये आपका गालक है बच्चों, और ये आपका अधात्री है, अशुद्धि है, और इससे सामने स्लैग या धातुमल बन जाता है CaSiO3, या स्लैग या धातुमल का निर्माण हो जाता है। ये कहां करते हैं? उसी ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, अभी आगे डिटेल बताऊंगा। देखो एक पॉइंट यहां पर और नोटिस करने लायक है, यदि ये आपका अशुद्धि अम्लीय हो, SiO2 अम्लीय होता है, सिलिसिक एसिड बनाता है, इसको पानी में घोलते हैं तो, यानी कि ये अम्लीय है, ये एसिडिक है। यदि आपकी अशुद्धि एसिडिक हो तो उसमें गालक बेसिक मिलाया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि यदि आपकी अशुद्धि अम्लीय है, यदि अशुद्धि अम्लीय है, अशुद्धि अम्लीय है, तो उसमें अशुद्धि यदि अम्लीय है तो उसमें क्षारीय गालक मिलाना होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें इसका उल्टा आपको देखने में आएगा। कॉपर के निष्कर्षण में, कॉपर के निष्कर्षण के अंदर कौन सा प्रयुक्त करते हैं? कॉपर के निष्कर्षण, ऐसा लिख देता हूं, Fe को आप प्राप्त कर रहे हो तब कौन सा यूज करते हैं, और आयरन को जब आप प्राप्त कर रहे हो तब कौन सा यूज करते हैं? ये आयरन के निष्कर्षण में था, ये कॉपर के लिए, ठीक है ना। कैसे देखो बताता हूं, यहां गालक का कार्य SiO2 करता है, उल्टा हो गया मामला, क्योंकि वहां अशुद्धि FeO की होती है। अरे कॉपर के लिए FeO तो अशुद्धि होगा ना, तो बेटा ये जो है ना, ये यहां गालक हो जाता है, ये यहां अधात्री यानी अशुद्धि हो जाती है, और ये धातुमल तो सामने बन ही रहा है। तो ऐसे रोल चेंज हो रहा है। ध्यान रखना, जब अधात्री यानी कि अशुद्धि आपकी बेसिक हो, अशुद्धि बेसिक हो, तो उसमें एसिडिक गालक मिलाया जाता है। क्या बताया? मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि स्मेल्टिंग के दौरान, यानी कि ऊष्मा का उपयोग कर, उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर, जब आप किसी धातु ऑक्साइड को अपचयित करके और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं धातु को, तो उस कोशिश में हम कुछ पदार्थों का भी उपयोग करते हैं। और वे पदार्थ क्या हैं? देखिए, तो वे पदार्थ क्या हैं? तो ये जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं वो आपके कौन हैं? गालक हैं, है ना। ये जो हैं वो गालक हैं। और गालक का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय अ गालक? गालक का मतलब ये है बेटा, गालक का मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति, यानी कि गालक का सीधा मतलब ये है कि हम ऐसे पदार्थ उपयोग करेंगे, परिस्थिति की बजाय कहें कि हम ऐसे पदार्थ उपयोग करेंगे जिनसे कि हमको क्या मिल सके? ऐसा रूप मिल सके जो आसानी से गल जाए, ऐसा रूप मिल सके जो आसानी से गल जाए। देख रहे हैं, आयरन के निष्कर्षण के लिए जो गालक इस्तेमाल होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कॉपर के निष्कर्षण के लिए जो इस्तेमाल होता है वो SiO2 होता है। यहां डिपेंड करता है, देखिए अशुद्धि कौन है उस पर डिपेंड करता है। मूल चीज ये है कि अशुद्धि कौन है, ये हम आगे दोनों चीजों को देख लेंगे, घबराए नहीं। जब आयरन का निष्कर्षण करते हो तो अशुद्धि वहां पर मिट्टी होती है तो उसमें CO मिलाया जाता है। जब कॉपर का निष्कर्षण करते हैं तो अशुद्धि FeO होती है,
उसमें SiO2 मिलाया जाता है। तो प्रगलन और गालक ये जरूर आपको मालूम होने चाहिए, ये टर्म्स आपके सामने जरूर आएंगे। कब? जब आप ऊष्म गतिकीय रूप से ऑक्साइड का अपचयन कर रहे होंगे। ठीक, अब इसका उपयोग देखते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है आयरन के निष्कर्षण में। ये बेटा हम यहां पर अनुप्रयोग देख रहे हैं। ठीक है, ये वही जानकारी है जो हम पहले बता चुके हैं, इसमें कोई अनोखा नहीं है। यहां से हमने एप्लीकेशन लिखे हैं, यहां से इसके अनुप्रयोग स्टार्ट हो रहे हैं कि कहां कहां हम ये जो ऊपर ओवरऑल हमने पढ़ा है उसका उपयोग करते हैं। तो पहला है हेमेटाइट से आयरन का निष्कर्षण। हेमेटाइट से आयरन का निष्कर्षण जब हम करते हैं तो हम इस एलिंगम डायग्राम वाले पूरे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। ये भट्टी बहुत महत्वपूर्ण है, यह फर्नेस अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसकी भी हम बात करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझा देता हूं, बाद में ये शेष सभी चीजें आप समझिएगा। आयरन के निष्कर्षण से संबंधित जो बात मैं यहां बताता हूं, पहले एक पॉइंट मैं आपको ऐड कराता हूं, देखिए, फिर हम आएंगे उस फर्नेस पे, सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, Fe का निष्कर्षण, या यूं कह लीजिए कि Fe2O3 का प्रगलन, स्मेल्टिंग। क्या क्या करते हैं इसके अंदर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या करते हैं इसमें कि अपन Fe2O3 लेते हैं, कार्बन लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, इसको उस वात्या भट्टी में, उस फर्नेस में डालते हैं। ठीक है, ये मिक्सचर लेकर के, ऑब्लिक नहीं है बल्कि प्लस है ये, इस मिक्सचर को अपन वात्या भट्टी में डालते हैं। मैं सारा कुछ जो पीछे छूटा है बता दूंगा, पहले जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। उसको हम वात्या भट्टी में डालते हैं और इस वात्या भट्टी में क्या होती है, ऑक्सीजन एयर आती है ना, इसको वात्या भट्टी में डालते हैं। इसी वात्या भट्टी में ऑक्सीजन होती है, तो वो इस कार्बन से क्रिया करके और CO2 बनाती है। ये CO2 आगे कार्बन से अपचयित होकर के CO का निर्माण करता है और इसी CO का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। अब ये CO क्या करेगा, अब ये अपचयन करेगा किसका, Fe2O3 का अपचयन ये करेगा Fe3O4 में, फिर ये इसका अपचयन करेगा FeO में और फिर ये इसका अपचयन करेगा Fe में। ये प्रोसेस पूरा के पूरा इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला हिस्सा जो है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन हमने यहां करवाया है, ये अपचयन वाला हिस्सा है। ये CO द्वारा कैसे कैसे अपचयन होता है वह मैं बता रहा हूं। अल्टीमेटली अपचयन ही तो करना था। यहां पर CaCO3 किस लिए यूज किया है वह भी हम यहां बता देते हैं कि बेटा CaCO3 क्या करेंगे, CaCO3 का क्या कार्य है। तो बेटा CaCO3 को जब हीट करेंगे ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और अभी मैंने बताया था कि भैया कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से क्रिया करके CaSiO3 यानी कि स्लैग बना देगा। ये है सारी के सारा प्रोसेस जो आपको उस भट्टी के अंदर, उस फर्नेस के अंदर दिखाई दे रहा है। समझे हैं? ये है पूरा प्रोसेस जो वहां दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है। देखिए आप, ये है पूरा प्रोसेस जो वहां दिखाई दे रहा है आपको। व्हाट इज ऑल वी आर ऑब्जर्विंग हियर। इसको हम अभी फर्नेस में भी समझा देंगे, पहले मोटा मोटे तौर पर समझें कि हम Fe2O3 का अपचयन करके आयरन प्राप्त करना चाहते हैं। इसको करने के लिए कार्बन लेते हैं, अयस्क लेते हैं और लाइमस्टोन डाला जाता है। तो जानते होंगे लाइमस्टोन है चूने का पत्थर। वो क्या करता है, वो फ्लक्स का निर्माण करता है, जो फ्लक्स आगे अशुद्धि को गालक में बदलेगा। अब देखो, इसको चित्र से समझो, इसी चीज को यहां पर इसमें समझो। देखो, ये भी वात्या भट्टी, ये है वात्या भट्टी है ना, ये वात्या भट्टी है। वात्यावात जो होता है उसका मतलब होता है एयर। एयर का ब्लास्ट करते हैं इसके अंदर, यहां से साइड में से ब्लास्ट ऑफ एयर भेजा जाता है। ये ऊपर से मिला रहे हम लोग, देखो क्या मिलाया ऊपर से इसमें। मैं यहां और चीजें कुछ ऐड करा देता हूं।
देखो क्या क्या मिलाया है यहां ऊपर से, Fe2O3 मिलाया है, Fe2O3 मिलाया है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया है और कार्बन मिलाया है। ठीक है, अब जब यहां से ऊपर से आप डाल रहे हो, नीचे से ऑक्सीजन आ रही है, तो वो ऑक्सीजन इस कार्बन से क्रिया करके CO2 का निर्माण करती है। ये रही CO2, इस CO2 से CO बनता है, ये CO कर रहा है ऑक्सीकरण। देखो सबका Fe2O3 का Fe3O4 से, Fe3O4 का FeO से और FeO से Fe, ये आपका लाइमस्टोन बन रहा है। देखो मैं इसको जोन वाइज बांट रहा हूं। शुरुआत में जो शुरुआती जो जोन है आपका, स्टार्टिंग वाला जो जोन है, देखो मैं यहां इसको बांट दे रहा हूं, समझिएगा चीजों को। ये जो जोन है आपका, ये जो जोन है, इसको बोलते बेटा अपचयन क्षेत्र। इनके नाम भी हैं, अलग अलग बुक्स में इसमें थोड़ी भिन्नता भी मिलती है नामों में, फिर भी एक ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। और ये जो जोन है आपका FeO वाला तक, इसे कहते हैं धातुमल निर्माण क्षेत्र, क्योंकि इसमें धातुमल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस सब के जोन के टेम्परेचर आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये जो अंतिम है नीचे वाला, ये जो लास्ट वाला है, उसको बोलते हैं दहन क्षेत्र। नीचे वाली जो रिएक्शंस हो रही हैं उसको हम दहन क्षेत्र कहते हैं। ऐसे बांटा गया इसको। ये लास्ट वाला जो है ना, लास्ट तक, ये यहां तक, ये पूरा दहन क्षेत्र ही है, ये पूरा पूरा दहन क्षेत्र है। लास्ट तक जो है वो दहन क्षेत्र है। ऐसे इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। अपचयन क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र, धातुमल निर्माण क्षेत्र और दहन क्षेत्र, तीन भागों में इसको हम बांट रहे हैं। सारी रिएक्शंस वही हो रही है, सारी कहानी वही लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दी है। सबसे पहले क्या होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से आप कार्बन डालोगे, नीचे से ऑक्सीजन आएगी, CO2 बनेगा। CO2 कार्बन से अपचयित होगा, CO बनाएगा। अपचायक के रूप में कार्य CO करता है, CO करता है, CO करता है। ध्यान रखना, अपचायक सारा के सारा, यानी अपचयन करने का सारा दामोदार किस पर है, दारोमदार किस पर है, कार्बन मोनोऑक्साइड पर है। यहां से जो लोहा प्राप्त होता है ना, उसको बोलते हैं कच्चा लोहा। सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है, चिंता ना करें, ये रहा सारा प्रोसेस आपके सामने है। यहां से जो लोहा प्राप्त होता है, इस बात को भी मैं मेंशन कर देता हूं कि जो प्राप्त लोहा है, वत्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है, वत्या भट्टी से प्राप्त लोहा, वत्या भट्टी से प्राप्त लोहा कच्चा आयरन कहलाता है। पिग आयरन, कच्चा लोहा कहलाता है पिग आयरन। सब मेंशन है अंदर, घबराओ मत, अलग से मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं, कहलाता है। और यह सबसे अशुद्धतम रूप है, अशुद्धतम है, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें अशुद्धि होती है। तो बच्चों, इस कच्चे लोहे को बदला जाता है पहले ढलवा लोहा के अंदर। हलवा नहीं है, ढलवा है, ढलवा लोहा। और फिर इसको बदला जाता है, कच्चे लोहे को पहले बदला जाता है पिटवा लोहा में, पिटवा, अरे समझे बबुआ। और फिर उसको बदला जाता है ढलवा लोहा में। इनके इंग्लिश भी मैं लिख रहा हूं। कच्चा लोहा इसे कहते हैं पिग आयरन, पिटवा लोहा इसे कहते हैं कास्ट आयरन, और सबसे रॉट आयरन। ठीक है ना, उल्टा लिख दिया है हमने, इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन। इसे कहते हैं ढलवा। इंग्लिश वाले में कोई डाउट नहीं है, हिंदी वाले के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। और इसे कहते हैं पिटवा। ठीक है, ऐसे लोहे के विभिन्न रूप यहां हमको प्राप्त होंगे। प्रश्न आता है कि जो वात्या भट्टी से प्राप्त होता है, जो वात्या भट्टी से आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, उसे क्या कहा जाता है? तो वात्या भट्टी से जो हमें सबसे पहले प्राप्त होगा, वात्या भट्टी से जो हमें सबसे पहले प्राप्त होगा, उसको हम कच्चा लोहा कहते हैं, यानी कि पिग आयरन कहते हैं। वी कॉल इट एज पिग आयरन। सो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, हमारे पास यहां तीन तरह के आयरन हैं। एक एक करके इनको प्राप्त किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको जो यहां लिखित में दिया जा रहा है उसमें मौजूद है।
ठीक है ना। ये सब इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताया है वो यहां पर मौजूद है। किस तरह से कैसे इसका आप चयन करते हैं, ये डायग्राम जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात यहां पर देखने लायक है, वो ये है कि देखिए ये स्लैग जो है ना वो ऊपर की ओर तैर रहा है और धातु नीचे की ओर है। देखिए ये रहा मोल्टन स्लैग, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। तो यहां पर ये बात में मैं बता दूं कि जो धातुमल प्राप्त होता है ना, धातुमल, ये जो धातुमल है इसका घनत्व, धातुमल का घनत्व यानी कि स्लैग का घनत्व, धातुमल का घनत्व, ये पॉइंट भी आता है मेरे भाई, धातुमल का घनत्व धातु से कम होता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में दिखाई देता है कि धातुमल का घनत्व धातु से कम होता है। क्यों होता है? डेंसिटी इसकी कम होती है। कहां से दिखाई दे रहा है? ये इस चित्र में दिख रहा है। देखो स्लैग ऊपर तैर रहा है, तो ऊपर तैरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका घनत्व क्या होगा, अपेक्षाकृत घनत्व उसका कम ही होने वाला है। तो ये है जानकारी बेटा पूरे आयरन के निष्कर्षण के बारे में। इसमें एलिंगम का इस्तेमाल करके ही कार्बन मोनोऑक्साइड और ताप का चयन किया जाता है। ये सारे जानकारी जो मैं कह रहा था वो सब की सब इसमें आपको दिखाई दे रही है। मैं यहां मार्क करता जा रहा हूं। ये रहा कि 4% कार्बन और अन्य अशुद्धियां होती हैं। यह कच्चा लोहा कहलाता है, पिग आयरन। इसे फिर ढलवे लोहे में बदलते हैं और इसमें लास्ट में जो है वह पिटवा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। वो अगले इसके अंदर यहां हमने बता रखा है पिटवा लोहा के बारे में। देखिए बाकी तो यूं स्टोरी है, अब थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई लाइन टू लाइन एक एक चीज तो हम बताने वाले नहीं है। एक बार रीडिंग लगाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये रहा पिटवा लोहा, ये लास्ट में जो प्राप्त हो रहा है वो पिटवा लोहा या आघात वर्धनीय लोहा भी कहते हैं इसको, डलवे लोहे से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कॉपर का निष्कर्षण हम अब नहीं देख रहे, कॉपर का निष्कर्षण हम कल बात करेंगे। फिलहाल हमने एक अनुप्रयोग यहां बता दिया है। कहां अनुप्रयोग होता है? थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल, ये थर्मोडायनेमिक्स से यूज हो रही है सारी इसके अंदर। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया है, आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर कैसे रखा है। ये जो भट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये जो फर्नेस हमको दिखाई दे रही है यहां पर, इस फर्नेस में ये जो टेम्परेचर रेंज है वो सब कहां से आई है? वो सारी की सारी आपकी किससे डिसाइड हुई है? सब एलिंगम से ही तो हुई है। ये सब कहानी इसके अंदर सारी वही लिखी है कि आपको कोयले के द्वारा निचले भाग में इतना टेम्परेचर पहुंचा देना है, CO और उष्मा भट्टी के ऊपरी भाग की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी हमने रिटर्न में दे दी, ताकि वो एक एक चीज फिर हमको एक्सप्लेन ना करनी पड़े, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको ही वापिस से बता देता हूं, जो भी मैंने आज बताया है, क्या क्या डिस्कस किया, बहुत महत्वपूर्ण और समझने की चीजें आ जाई हैं। सबसे पहले रिडक्शन कल ही बता दिया था कि 2 आधार होते हैं, उष्मागतिकी होता है, विद्युत रासायनिक वाला होता है। उष्मागतिकी के अंदर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या धातु और हीट का उपयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करेंगे तो क्या होगा वो मैंने कल बता दिया था। आज हमने धातु के बारे में बात की। धातु में ये निष्कर्ष निकला भाई कि ताप में, ये आपका निष्कर्ष है ना, जो आपका कंक्लूजन है वो तो ये है कि इसके लिए भी डेल्टा जी का मान लेस नेगेटिव होता जाता है जब आप टेम्परेचर में वृद्धि करते हो। ये चित्र, इसमें हमने सारी चीजें बताई, आपको कल भी समझा दिया था, वही चीजें वापिस से एक्सप्लेन की हुई है। फिर हम आए इसके निष्कर्ष पर। ये बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, ये आपके जीवन में बाहर ला सकता है। 5 स्टार निष्कर्ष है, पूरा 5 स्टार बनाना है, ठीक है। सो क्या देख रहे हैं इनके अंदर कि एलिंगम आरेख से ज्ञात होता है कि जिस भी प्रजाति का आरेख नीचे है वो अपने से ऊपर के ऑक्साइड को क्या कर सकता है? अपचयन कर सकता है। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि Y हमेशा XO का करेगा अपचयन, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। तो ऐसे प्लॉट देके पूछ लेगा सत्य या असत्य कथन है, प्रश्न ऐसे ही आता है। सत्य असत्य कथन के बारे में जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे तो वहां इसके सारे क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे हाथों हाथ, ठीक है ना। वहां पर हम इस चीज को देख लेंगे, चिंता न करें। ये फिर हमने पूरा समझाने की कोशिश की है बच्चों। थोड़ा सा पतला इसलिए लिखा है ताकि यहां समा पाए, क्योंकि यदि मैं अगले पेज पर इसको लिखूंगा तो बार बार हम इसको आके यहां देखना पड़ेगा, जो तो फिर गड़बड़ हो जाता सारा काम। इसलिए हमने कोशिश की है कि इसी पेज पर चीजों को मेंशन करें। थोड़ा सा हल्की राइटिंग लिखिए, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, ऐसा ना करो,
है ना, बिल्कुल ही पका पकाया नहीं, थोड़ा सा आप इसको जूम करके देखेंगे सब चीज आपको क्लियर दिखाई देगी, वैल्यूज भी है, सारा कुछ है। प्लॉट यहाँ है तो उसका वर्णन सामने ही होना चाहिए, नहीं तो आप पेज चेंज करके तो उसके बारे में क्या सीखोगे, क्योंकि ये वैल्यूज तो यही दिख रही है हमको। ठीक है, तो उम्मीद है निष्कर्ष पर आप पहुंच गए होंगे कि ये मैग्नीशियम जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर और नीचे कैसे व्यवहार करता है। अब ये कुछ इसमें प्रयुक्त पद भी हैं, टर्म्स है ना, ये पद का मतलब टर्म्स है भैया, स्टेप्स नहीं है। शब्दावली कर दूं, ठीक है, ये सही है, इसको हम शब्दावली बोल देते हैं बस, प्रयुक्त शब्दावली, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कोई स्टेप्स नहीं है, ये स्टेप्स नहीं है, ये इसमें प्रयुक्त शब्दावली है, यानी कि टर्म्स, कुछ टर्म्स यहां यूज होती हैं, गालक, धातुमल, है ना, और प्रगलन, स्मेल्टिंग, ये सारी टर्म्स हमने क्लियर की है। Fe के निष्कर्षण में कैसे काम आता है, कॉपर के निष्कर्षण में, ये सामान्य बातें थी, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। एप्लीकेशन में सीधी सी बात है कि हमने ये भट्टी वाला जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये फर्नेस जो है ना वो बेहद बेहद जरूरी है। बोर्ड वालों के तो ध्यान रख लीजिए, यदि कोई हो 12th में तो अक्सर इसका डायग्राम ही पूछ लिया जाता है। ये इसी रेंज में ऐसे ही रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से रेंज नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक का एक टेम्परेचर फिक्स होता है जो आपको एलिंगम डायग्राम से पता करना होता है। ठीक है ना, तो यहां तक हमने बात की है आज कि किस तरह से आयरन के निष्कर्षण के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको आयरन के निष्कर्षण के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजें उम्मीद है, थोड़ा सा एलिंगम आरेख को कंपैरेटिवली जटिल माना जाता है, पर उम्मीद है आप समझ गए होंगे, पूरी कोशिश हमने की है। नहीं हो तो एक बार प्लीज फिर से देखिएगा, और इससे पहले वाली क्लास जिसने देखी हो वही इस क्लास को देखे, पहले वाली क्लास नहीं देखी होगी तो इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सो कृपया करके यदि इससे पिछली क्लास मेटलर्जी पार्ट 2 यदि किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 2 को देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें। ठीक है, समझ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।